हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 100 इम्पोर्टेंट व्याकरण के हिंदी के प्रश्न जो कि 10th क्लास में हो उन बच्चों के लिए यहाँ पर सभी प्रश्न हम कराने वाले हैं। तो व्याकरण के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे वो इस वीडियो में आपको सारे मिल जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में व्याकरण के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम करेंगे। तो दोस्तों, जितने भी बच्चे यहाँ पर हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम या फिर 10th क्लास का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है दीर्घ स्वर नहीं है, इनमें से कौन है जो दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए, बड़ा आ ये दीर्घ स्वर आता है, बड़ी ई दीर्घ स्वर होता है और ये बड़ा ऊ भी ये दीर्घ स्वर होता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, तो आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा डी ऑप्शन, ओ जो है यह आपका दीर्घ स्वर नहीं है इसमें। ठीक है, तो जितने भी बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं वो उनका सही जवाब डी है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में ध्वनियों कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। सही जवाब क्या होगा, ध्वनियाँ जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। याद रखना है, ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 7 या 9, कितने होंगे। सही आंसर होगा बिल्कुल सही दोस्तों, जितने भी भाई 3 ऑप्शन लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकार के स्वर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार। क्या होगा सही आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है, एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, तो व्यंजन कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है। आदि का उच्चारण जो है वह किससे होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सभी जो है आपके कंठ से आएंगे, मूर्धन से आएंगे या फिर तालव्य से या ओठ से। तो क्या होगा सही आंसर। ये देखिए, आपके ई जो है वो तालव्य से बोला जाता है, या फिर चा, छा, जा, झा ये सभी आपके तालव्य से बोले जाते हैं। तो आप बोल कर भी समझ सकते हो कि ये सभी वर्ड जो हैं वो तालव्य से बोले जाते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिन उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जिनका उच्चारण जो है वो स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बी ऑप्शन। जितने भी भाई दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर है बी ऑप्शन, स्वर। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। इनमें से बताइएगा कौन सा आपका एक दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए, बिल्कुल छोटी ई आपका दीर्घ स्वर में जो है वो आती है, यहाँ पर आपका बड़ी ई भी आती है और यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो आपका बी ऑप्शन जो है, इसमें दीर्घ स्वर नहीं यहाँ पर पूछा गया है, ये तो दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो फिर यहाँ हाँ होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर कौन सा है, बड़ी ई ही आपका दीर्घ स्वर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन है। तो अंतःस्थ व्यंजन इनमें से कौन है, गा, जा, वा या फिर सा। तो अंतःस्थ व्यंजन जो है यहाँ पर
क्या हो जाता है। देखिए अंतःस्थ व्यंजन में जो है वो आपका कौन सा वर्ड आएगा, इनमें से बताइएगा। तो देखिए बिल्कुल वह वर्ड जो है आपका अंतःस्थ व्यंजन में आता है। यारा लावा जो होते हैं वो अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। याद रखना है। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितनी लिपियां हैं हिंदी भाषा में? याद रखना है कुल 52 लिपियां हैं। कितनी? 52 लिपियां हैं। टोटल 52 हो जाती हैं लिपियां। दोस्तों जितने भी भाई नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सभी भाई रिवाइज करेंगे इन क्वेश्चनों को, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो यहाँ पर ऊष्मक व्यंजन हमें ढूंढना है। तो कौन से होंगे? इन 4 ऑप्शनों में से क्या होगा सही आंसर? ऊष्मक व्यंजक हमें ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। तीनों सा और हा जो होता है वह आपके ऊष्मक व्यंजक कहलाते हैं। यार अलावा को व्यंजन कौन सा कहते हैं? कौन सा व्यंजन यार अलावा को कहते हैं? तो यार अलावा को हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि अंतःस्थ व्यंजन यार अलावा होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें से क्या होगा? तो देखिए तीनों सा और हा होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, यहाँ पर हा हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह कहलाता है। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, या फिर संपृक्त ध्वनियाँ, या पारस्परिक ध्वनियाँ? क्या होगा सही आंसर? तो देखिए 13वें का आंसर जो है बिल्कुल सही युग्मक ध्वनियाँ कहलाएंगे। ठीक है, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का, या स्वर का? तो अनुस्वार जो है वह किसका कार्य करता है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा सी ऑप्शन, पंचम वर्ण का जो है अनुस्वार जितने भी होते हैं या, मा, गा और अड़ा और ना, ये सभी अनुस्वार जो होते हैं ये सभी पंचम वर्ण के कार्य के रूप में अनुस्वार जो हैं वो पंचम वर्ण के शब्द होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं? ए और आई वर्ड जो हैं वो क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन, ओष्ठ या कंठ तालव्य? क्या होगा सही आंसर? 15वें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए और आई जो है यह आपके जो है कंठ और तालव्य कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्ड कहते हैं। जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उस ध्वनि को हम वर्ड कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? बताइएगा। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? दंत, नासिक, मूर्धन या फिर अनुस्वार? क्या होगा इनमें से चारों में से क्या सही आंसर होगा? तो देखिए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा दंत। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिनका उच्चारण रूप के दांतों पर जीभ लगाने से जिनका उच्चारण होता है वह आपके दंत कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है
किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय जो है किस शब्द से है? तो देखिए बिल्कुल उपयोग होगा, अनुपयोग होगा, प्रयोग या सदुपयोग। क्या होगा सही आंसर? देखिए किसी वस्तु को हमने क्या किया है, व्यवहार में लाया है, तो इसका आशय जो है वह क्या होगा? तो बिल्कुल सही होगा आपका आंसर सी, प्रयोग में। प्रयोग में लाना ही आपका व्यवहार में लाना के लिए आशय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? स्वर और व्यंजन संबंधी जो है वो अशुद्धि किस में नहीं है? यानी कि यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध आपका क्या लिखा हुआ है? तो देखिए ओजस्वी आप देखोगे तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय या अन्य प्रत्यय? तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? उस समास को हम लोग क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर होगा डी ऑप्शन, तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से मेल बनते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो विकारी सर्वनाम या फिर अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम या संबंधनात्मक सर्वनाम क्या कहेंगे? तो 22वें का बिल्कुल सही आंसर बताइएगा। जो बच्चे यहाँ पर सी ऑप्शन जिसका है वह बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, संयुक्त सर्वनाम कहेंगे। जो सर्वनाम संज्ञा के शब्दों के मेल से जो बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? जिस क्रिया के संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाता है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक क्या कहेंगे? तो बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन होगा, सकर्मक जिसे कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? सकर्मक कहेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संबंधवाची है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है वो संबंधवाची शब्द है? देखिए यहाँ पर देखना है देव, देवी, दैवीय या देवता, इनमें से कौन सा है जो संबंधवाची शब्द हो जाता है? तो अगला यहाँ पर देखना है आपको, दैवीय जो है वह बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? पक्ष, काल, भूतकाल या वाच्य क्या कहेंगे? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा काल कहेंगे उसे। जिस क्रिया के रूप से क्रिया के निष्पादन से समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों जितने भी भाई नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपके लिए 100 प्रश्न
ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि व्याकरण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। सभी यहाँ पर नंबर वाइज क्वेश्चनों को करते चलिएगा। आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। क्या कहते हैं? परस्पर सामंजस्य को हम पदक्रम कहते हैं, अन्वय कहते हैं, या फिर उद्देश्य, या फिर विधेय। क्या कहते हैं? सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, विधेय कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, इनमें से कौन है? उच्छिष्ट, पार्श्विक, सघोष या ऊष्म? क्या होगा सही आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर सघोष, आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा शब्द है जो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं होते? तो सघोष आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखना है, व्युत्पत्ति के आधार पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो बिल्कुल 2 होते हैं, या फिर 3, या 5, या 6। व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो कुल 3 होते हैं। ठीक है, याद रखना है 3 होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है दोस्तों, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? तो यहाँ पर समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक? क्या होगा इन चारों में से सही आंसर? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ए ऑप्शन, समुच्चय बोधक। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखना है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग हो जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द आपका क्या होगा? तो देखिए, दीमक होती है, रात होती है, वर्षा भी होती है। तो विधुर जो है यहाँ पर आपका पुल्लिंग शब्द हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका क्या सही होगा? डी ऑप्शन, विधुर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 31वां क्वेश्चन है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े गए हों उसे क्या कहते हैं? तेजी के साथ जल्दी से हम इन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्या दिया गया है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े गए हों उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, योजक द्वारा जो जुड़े गए हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो भी योजक चिन्ह द्वारा जुड़े गए वाक्य होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, सभी लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि या क्षेत्रीय रूप? क्या बन जाता है बताएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर 32 का बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, उपभाषा बन जाता है। ठीक है, उपभाषा बन जाता है। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर से की जाती है और ना ही व्यंजन से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जिन ध्वनियों की गणना
न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो आगत कहते हैं, ऊष्म या अंतःस्था या अवयोगवाह। क्या होगा? इन चारों ऑप्शनों में से सही आंसर, आपका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी ऑप्शन, अयोगवाह कहेंगे। क्या? ना स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में, उन ध्वनियों को अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आंसर देंगे सभी भाई। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है बी ऑप्शन, दो वर्गों में बांटा गया है। अगला देखेंगे, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा जो है वह कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो बिल्कुल सही आंसर, हम सीधा आंसर पर चलेंगे। तो 35 में का जो आंसर होगा, 5 प्रकार के भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा जो है वो बनती है। वर्णमाला में अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वह कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर देखेंगे 25 जो है वह आपका सही आंसर हो जाता है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 37वां क्वेश्चन, स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्वर ए और आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन अभी हम पढ़ चुके हैं। सी ऑप्शन कंठ और तालुब हो जाएगा सही आंसर। ए आई कंठ और तालुब उच्चारण स्थान इनका हो जाता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर में सभी अधि समय लगता है? तो देखिए, किस शब्द के उच्चारण में, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधि समय लगता है, यानी आधा समय दीर्घ स्वर से लगता है? तो यह हो जाता है प्लुप्त स्वर। ठीक है, प्लुप्त स्वर आपके ओम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ओम ऐसा लिखा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान जो है वो तालव्य है? तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनमें से तालव्य व्यंजन का उच्चारण स्थान हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 39 में का बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन होगा। जा जो है यह आपका उच्चारण स्थान तालव्य से हो जाता है इसका। भारत, यहाँ पर देखिएगा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो किसे माना जाता है? शब्द, वर्ड या अर्थ या मात्रा? तो क्या होगा सही आंसर? यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है ए ऑप्शन, शब्द। शब्द आपका बिल्कुल सही होगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो शब्द को माना जाता है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो सभी बच्चों को ये याद होगा, 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधियाँ कितने प्रकार की? 5 प्रकार की हो जाती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, याद रखना है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, छंद कितने प्रकार के होते हैं? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए 3 प्रकार के यहाँ पर आपका छंद जो है वो हो जाते हैं। यहाँ पर आपका
बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। छंद जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन वर्णिक छंद है? निम्नलिखित में से वर्णिक छंद इनमें से कौन है? दोहा, चौपाई, सवैया या रोला? तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाता है? सवैया जो है आपका वर्णिक छंद कहलाता है, याद रखना है। सवैया आपका वर्णिक छंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, सवैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? तो बी ऑप्शन जो है वो यति कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले जो विराम होता है उसे हम यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। छंद पढ़ते समय जो विराम आता है उसे यति कहते हैं, याद रखना है। छप्पय किस प्रकार का छंद है? छप्पय किस प्रकार का छंद हो जाता है? तो देखिए छप्पय जो है वह आपका विषम छंद कहलाता है, ठीक है। विषम छंद छप्पय किस प्रकार का छंद है? तो विषम छंद छप्पय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक जैसा होता है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, कुंडलिया। कुंडलिया जो है इस छंद का जो अंतिम और प्रथम शब्द एक जैसा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 48 नंबर क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन और आपके हैं, यहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है सी ऑप्शन, उत्प्रेक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा कहते हैं। उत्प्रेक्षा आपका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? तो 49 का बिल्कुल सही आंसर होगा रूपक कहलाता है। उपमान और उपमेय का अभेद जो है वह रूपक कहलाता है। यह आंसर आपका सही होगा बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी भाई इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सभी भाइयों के लिए। 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं या फिर आप हिंदी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी में ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? बताइएगा। यहाँ पर दूसरी बार ये सवाल आ गया आपका वही। तो मुख्य रूप से जो समास हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के समास होते हैं। कितने? 6 प्रकार के। आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों सभी को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना सभी भाई। तो